हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम अपने भूगोल के प्रकरण 3 प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र इस पार्ट को कंटिन्यूटी में देखेंगे। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम सभी ने भारत को किन प्रमुख प्राकृतिक विभागों में विभाजित किया गया उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। जैसे भारत को प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: हिमालय, उत्तर भारतीय मैदान, प्रायद्वीप, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। जिसमें से हमने पिछले वीडियो में हिमालय, उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीप और के बारे में अध्ययन किया है। आज जो है हम भारत का चौथा प्रमुख प्राकृतिक विभाग देखेंगे, जो कि है तटीय प्रदेश। अब तटीय प्रदेश कौन सा है? जैसे कि जब हम मानचित्र दिखा रहे थे उसी टाइम बताया गया था कि यहाँ पे ये जो है ये आपका है तटीय प्रदेश। ये हो गया पश्चिमी तटीय प्रदेश और ये हो गया पूर्वी तटीय प्रदेश, जो कि आप देख रहे हो कि पूर्वी तटीय प्रदेश बंगाल की खाड़ी से सटा है और पश्चिमी तटीय प्रदेश जो है अरब सागर से सटा हुआ है। तो इन्हीं दोनों तट के बारे में हमें अध्ययन करना है। तब हम देखेंगे तटीय प्रदेश। तो तटीय प्रदेश जो है तो भारत को करीब 7,500 किलोमीटर लंबाई का तटीय प्रदेश प्राप्त है। अब यहाँ पे खाली स्थान के लिए पूछा जा सकता है कि भारत को खाली स्थान किलोमीटर लंबाई का तटीय प्रदेश प्राप्त है, तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है 7,500। भारत को कितना लंबा तटीय प्रदेश प्राप्त है? तो भारत को करीब 7,500 किलोमीटर लंबाई का तटीय प्रदेश जो है प्राप्त है। और ये तट प्रायद्वीप के पूर्व और पश्चिम की ओर है। अभी मैंने पहले ही आपको बताया था मानचित्र में कि ये हमारा जो भाग है, ये जो त्रिभुजाकार भाग दिख रहा है, शंक्वाकार भाग दिख रहा है, ये हमारा है प्रायद्वीपी भाग। तो प्रायद्वीपी के पूर्व यहाँ पर पश्चिम और प्रायद्वीप के पूर्व में तटीय प्रदेश स्थित है। और ये पूरी लंबाई जो है इसकी 7,500 किलोमीटर लंबाई है। ये तट, इसकी विशेषता है कि इन दोनों तटीय प्रदेशों में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, मतलब अलग अलग हैं। ये नहीं कहने के लिए तो दोनों तट ही हैं, किंतु दोनों में भिन्नताएं हैं, इनमें समानताएं नहीं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी तट के बारे में। तो पश्चिमी तट हमारा यह जो है हमारा पश्चिमी तट है, यह हमारा पश्चिमी तट है। अब पश्चिमी तट की विशेषता क्या है? इसे हम पश्चिमी तट कहते हैं, जो कि आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि पश्चिमी तट की विशेषता है कि यह पहली विशेषता है कि यह अरब सागर से सटा हुआ है। ध्यान में रखना, पश्चिमी तट हमारा अरब सागर से सटा हुआ है। दूसरी इसकी विशेषता है यहाँ पर पथरीला तट है, अर्थात पत्थर है, पत्थर वाले तट हैं। और ये जो हमारा पश्चिमी तट है यह कम चौड़ा तट है, इसकी चौड़ाई भी कम है। आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि इस तट पर पश्चिमी घाट से अधिक गति से बहने वाली अनेक नदियों का मिलान जो है वो अरब सागर में होता है। अब ये हमारा जो है ये पश्चिमी तट है और ये भाग जो है यहाँ के थोड़ी सी दूरी छोड़कर ये भाग जो है पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट से कई सारी नदियाँ जो है वो निकलकर यहाँ पर अरब सागर में मिलती हैं। और इसकी विशेषता है, इन नदियों की विशेषता है कि इसकी गति जो है बहुत ही तेज होती है और ये कम दूरी
दूरी तय करके आने वाली नदियां होती हैं, अर्थात जिसकी लंबाई, जिन नदियों की लंबाई बहुत ही कम होती है, वो नदियां यहाँ पर अरब सागर में आकर मिलती हैं। और नदियां जो है उनकी लंबाई कम होने के कारण उनकी गति जो है वह तीव्र होती है। अगली यहाँ पर विशेषता है कि तटीय प्रदेश में, ये जो हमारा पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तटीय प्रदेश में नदियों के मुहाने पर कोई भी खाड़ी नहीं है। यहाँ पर तटीय प्रदेश में नदियों के मुहाने के पास खाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसकी विशेषता है कि यहाँ पर खाड़ियाँ पाई जाती है, त्रिभुज प्रदेश नहीं पाए जाते, अर्थात त्रिभुजा का जो प्रदेश है वह पश्चिमी घाट में नहीं पाए जाते हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है। ये हमारे तटीय प्रदेश की विशेषता है कि पश्चिमी तटीय प्रदेश अरब सागर से सटा हुआ है। यहाँ पे ये इसकी विशेषता है कि पथरीला है, कम चौड़ा है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं, तीव्र गति से बहने वाली नदियाँ आकर यहाँ पर मिलती हैं। और दूसरी बात ध्यान में रखना है, यहाँ पर त्रिभुज प्रदेश नहीं है बल्कि खाड़ियाँ हैं। यहाँ पर जो है खाड़ी, विविध प्रकार की खाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब इसी क्रम में हम आगे देखेंगे पूर्वी तट की विशेषता क्या है, क्योंकि पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों तट एक दूसरे से भिन्न हैं। तो पूर्वी तट जो है ये पूर्व में है। ये क्या है, हमारे प्रायद्वीप के पूर्व में जो भाग पाया जाता है, तट के समीप है, वह हमारा है पूर्वी तटीय प्रदेश। पूर्वी तटीय प्रदेश की पहली विशेषता है कि यह जो है बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ भाग है। जो भाग बंगाल की खाड़ी से सटा है उसे हम पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। दूसरा है कि इस पूर्वी तट के पास यहाँ पर नदियों के निक्षेपण कार्य से बना बहुत ही चौड़ा तट प्राप्त है, क्योंकि निक्षेपण कार्य अर्थात नदियां अपने साथ जो भी पत्थर, बालू, मिट्टी, रेत जो कुछ भी बहा कर लाती हैं, वो यहाँ पर तट के पास निक्षेपित कर देती हैं, जमा कर देती हैं। तो नदियों की इस प्रक्रिया के कारण ही पूर्वी तट को बहुत ही लंबा चौड़ा तट जो है वह प्राप्त है। और इस तट पर पश्चिमी घाट अर्थात यहाँ से पश्चिमी घाट से और पूर्वी घाट से ये तट है, और यहाँ पर पूर्वी घाट है। पूर्व में जो है वो पूर्वी घाट है, पश्चिम में जो है वो पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से बहती हुई आकर मिलने वाली अनेक पूर्व वाहिनी नदियां हैं, अर्थात जो पूर्व की ओर बहकर नदियां आती हैं, ऐसी नदियां आकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। और इसकी विशेषता यह है कि ये नदियां जो है लंबी यात्रा तय करके आती हैं, जिसके कारण इनकी गति यहाँ पर धीमी हो जाती है। जैसे अब गंगा नदी जो है वह अब यहाँ से गंगोत्री से यात्रा तय करके बहती हुई आ रही है, तो यहाँ तक आने तक उसकी जो गति है वह धीमी हो जाती है, जिसके कारण जो भी वो बालू, रेत, मिट्टी बहा कर लाते हैं वो यहाँ पर निक्षेपित कर देते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ का भाग जो है वह चौड़ा हो गया है। यहाँ पर कई सारे पूर्वी तटी में नदियों के मुहाने के पास, नदियों का जो मुहाना होता है वहाँ पर कई सारे, आप यहाँ पर देख रहे हो मुहानों के पास जो है यहाँ पर त्रिभुज प्रदेश दिखाई देते हैं, त्रिभुजाकार भाग दिखाई दे रहा है। ये सब आप भाग देख रहे हो कि यहाँ पर कई सारी जगहों पर उभार आया है, त्रिभुज के आकार का दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कई सारे जगहों पर त्रिभुज प्रदेश दिखाई देते हैं, जो कि हमें पश्चिमी तटीय प्रदेश में नहीं दिखाई देते हैं। तो ये अंतर आपको याद रखना है। सबसे पहला अंतर दोनों में है। अंतर स्पष्ट करो के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश में अंतर स्पष्ट करो। तो पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश में
पहला अंतर स्पष्ट करो में पहला अंतर है दोनों में कि भारत का पश्चिमी तट अरब सागर से सटा हुआ है और भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। दूसरा अंतर स्पष्ट करो है कि भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेश में नदियों के मुहाने के पास खाड़ियां पाई जाती हैं और पूर्वी तटीय प्रदेशों के पास त्रिभुज प्रदेश पाए जाते हैं। अगली विशेषता हम लिख सकते हैं कि भारत का पश्चिमी तट पथरीला और कम चौड़ा है और भारत का पूर्वी तट नदियों के निक्षेपण कार्य से बना और अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। अगली विशेषता भी हम लिख सकते हैं कि पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट से अधिक गति से बहने वाली अनेक नदियां आकर मिलती हैं और यहाँ पर पूर्वी तट पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से बहती हुई अनेक नदियां आकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो इस तरह से आप अंतर स्पष्ट करो लिख सकते हो। अब जो है हम अगला देखेंगे द्वीप समूह कि यहाँ पर द्वीप समूह की क्या विशेषता है। तो द्वीप समूह यह भी भारत का 5वां प्राकृतिक विभाग है द्वीप समूह। तो भारत की मुख्य भूमि के पास अनेक छोटे बड़े द्वीप हैं और इनका समावेश तटीय द्वीप समूहों में किया जाता है। इसके अलावा प्रमुख द्वीप समूह में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में से एक एक बड़ा द्वीप समूह है। कई सारे छोटे छोटे द्वीप है किंतु यहाँ पर उल्लेख स्वरूप केवल 2 बड़े द्वीपों का नाम लिया गया है जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब अरब सागर जो है अरब सागर द्वीप समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि लक्षद्वीप किसे कहते हैं। तो अरब सागर के द्वीप समूह को जो अरब सागर के द्वीप समूह है उन्हें लक्षद्वीप कहते हैं और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किसे कहते हैं। तो ध्यान में रखना है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं और जो अरब सागर में स्थित है उसे लक्षद्वीप समूह कहते हैं। अब हम देखेंगे कि लक्षद्वीप समूह की विशेषता क्या है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विशेषता क्या है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पर अरब सागर में जो स्थित है उसे कहते हैं लक्षद्वीप। ये हमारा पूरा लक्षद्वीप है आप देख रहे हो और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप स्थित है उसे कहते हैं अंडमान एवं निकोबार। तो इस तरह से 2 भागों में द्वीप समूहों को बांटा गया है। सर्वप्रथम हम देखेंगे अरब सागर की विशेषता अर्थात लक्षद्वीप की विशेषता क्या है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में स्थित है। यह उसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि अरब लक्षद्वीप में अधिकांश द्वीप एटॉल आकार के हैं। एटॉल मतलब जो कम ऊंचाई के हैं, जिनकी ऊंचाई कम है। तो ऐसे द्वीप समूह यहाँ पर पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई कम है और ये कम विस्तार और कम ऊंचाई के द्वीप हैं। इनका विस्तार भी कम होता है और इनकी ऊंचाई भी कम होती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। तो ध्यान में रखना है लक्षद्वीप समूह के लिए कि लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में स्थित है और यहाँ पर अधिकांश द्वीप जो है एटॉल है। ये कम विस्तार और कम ऊंचाई के हैं। दूसरा यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब ये आप जो देख रहे हो ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे आपने कई बार सुना भी होगा कि यहाँ पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं।
अर्थात पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो लावा, गर्म लावा बाहर निकलता है उसे कहते हैं ज्वालामुखी। तो अंडमान निकोबार द्वीप जो है यह प्रमुख रूप से ज्वालामुखी द्वीप है। यहां पर बैरन द्वीप, ये आप देख रहे हो, बैरन द्वीप जो कि भारत का प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी का अस्तित्व यहां पर पाया जाता है। जो निकोबार द्वीप समूह है, क्योंकि ये अंडमान एवं निकोबार, अब यहाँ पे दो भाग हो जाते हैं, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप, दोनों अलग अलग हैं। तो जो निकोबार है, निकोबार द्वीप जो है इसकी विशेषता है कि यहाँ पे एटॉल आकार के कुछ द्वीप पाए जाते हैं, अर्थात जिनकी ऊंचाई और जिनका विस्तार कम होता है, ऐसे द्वीप भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने द्वीप समूह के बारे में अध्ययन किया कि यहाँ पर लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप एटॉल हैं और ये आकार में छोटे हैं, उनकी ऊंचाई कम होती है, ये प्रमुख विशेषता है। अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी द्वीप हैं, ये आकार में बड़े और आंतरिक भागों में ऊंची पहाड़ियां हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप जो है यहाँ पर कई सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियां पाई जाती हैं। और इसी समूह में बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है बैरन द्वीप पर स्थित है। और जो दूसरा भाग है निकोबार द्वीप समूह, तो निकोबार द्वीप समूह की विशेषता है कि यहाँ पर एटॉल पाए जाते हैं, अर्थात कम ऊंचाई के पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अंतर स्पष्ट करो के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का लक्षद्वीप समूह और भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दोनों में अंतर स्पष्ट करो। तो जब हमें अंतर स्पष्ट करो टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो उस समय हमें प्रमुख रूप से उसकी विशेषता बताते हुए यहाँ पर लिखना है कि किस तरह से यहाँ पर दोनों में अंतर या भिन्नता पाई जाती है। जैसे भारत का लक्षद्वीप समूह और भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि भारत का लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरी विशेषता हो जाएगी कि भारत के लक्षद्वीप समूह में जो द्वीप स्थित है वह अपेक्षाकृत कम विस्तार और कम ऊंचाई के हैं, किंतु भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित द्वीप जो हैं उनके विस्तार भी अधिक है और उनकी ऊंचाई भी अधिक है। तो इस तरह से हमने भारत के 5 प्राकृतिक विभागों के बारे में पढ़ लिया। पहला था हिमालय, दूसरा उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश, तीसरा प्रायद्वीपीय भाग, चौथा जो था तटीय प्रदेश और पांचवा हमारा हो गया द्वीप समूह। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, ब्राजील के बारे में देखेंगे कि ब्राजील के कौन कौन से प्राकृतिक विभाग हैं। तो जिस तरह से अपने भारत के प्रमुख प्राकृतिक विभाग के बारे में अध्ययन किया, उसी तरह से यहाँ पर ब्राजील जो है इसके भी प्रमुख प्राकृतिक विभाग हैं। आइए अब हम उसको देखते हैं कि ब्राज़ील के मानचित्र पर अगर आप नज़र डालते हो तो आपके ध्यान में आएगा कि ब्राज़ील का अधिकांश भाग जो है उच्च भूमि, पठारों एवं छोटे छोटे पर्वतों से व्याप्त हैं। यहाँ पर भारत की तरह अधिक ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियां नहीं पाई जाती हैं। ब्राज़ील में लंबे चौड़े एवं बहुत ऊंचे पर्वत नहीं हैं और उत्तर की ओर का अमेजन नदी का मैदान और दक्षिण पश्चिम में पैराग्वे नदी के उद्गम स्थल को छोड़कर ब्राज़ील में विस्तृत मैदानों का भी अभाव है। ये आप देख रहे हो, ये हमारा है ब्राज़ील का मानचित्र।
तो यहाँ पर अमेजन नदी का मैदान और यह जो भाग है पराग्वे का मैदान, इसको छोड़कर यहाँ पर और अधिक मैदानी प्रदेश नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे पर्वत पाए जाते हैं, अधिक ऊंचाई के पर्वत नहीं है। सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पे है पिको दी नेबलिना, जिसकी ऊंचाई आप देख रहे हो 3014 मीटर है। तो यह जो है ब्राज़ील का सबसे ऊंचा पर्वत है, पिको दी नेबलिना। तो अब हम जो है देखेंगे कि ब्राज़ील के प्रमुखतः 5 विभाग कौन कौन से हैं। तो जिस तरह से भारत में हिमालय, उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपी, तटीय प्रदेश, द्वीप समूह थे, उसी तरह से ब्राज़ील में भी उच्च भूमि, ब्राज़ील में पहला प्राकृतिक विभाग है उच्च भूमि का, दूसरा है विशाल कगार, तीसरा है तटीय प्रदेश और चौथा है मैदानी प्रदेश और उसके बाद 5वां है द्वीप समूह। ध्यान में रखना, यहाँ पे पहला भाग जो है यह उच्च भूमि का है। जैसे ये रहा ब्राज़ील की उच्च भूमि, पहला भाग है ब्राज़ील की उच्च भूमि, गुयेना उच्च भूमि। तो पहला भाग हो गया उच्च भूमि का। दूसरा भाग जो है वह है विशाल कगार। तो ये जो भाग है, ये जो आप देख रहे हो जहाँ पे लिखा है अजस्त्र कड़ा, ये भाग जो है विशाल कगार का भाग है। इसके बाद तीसरा आप देख रहे हो तटीय प्रदेश, जैसे वहाँ पर था तटीय प्रदेश, तो ये हमारा जो है ये हमारे हो गए तटीय प्रदेश, तट के पास के प्रदेश। चौथा यहाँ पे है मैदानी प्रदेश, ये हमारा भाग जो हो गया जैसे अमेजन नदी का मैदान, तो ये भाग जो आपको दिख रहा है यह है मैदानी प्रदेश। 5वां है द्वीप समूह। अभी देखेंगे कि यहाँ पर प्रमुखतः कौन से द्वीप समूह पाए जाते हैं। तो आइए अब इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे उच्च भूमि। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है हमारा कि ब्राज़ील को किन प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि ब्राज़ील को प्रमुखतः 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उच्च भूमि, विशाल कगार, तटीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह। इस तरह से उसके प्रमुख 5 भागों में उसे विभाजित किया गया है। अब जो है हम सबसे पहले देखेंगे उच्च भूमि की। उच्च भूमि की विशेषता क्या है। तो दक्षिण ब्राज़ील विस्तृत पठार से व्याप्त है। यहाँ पे ब्राज़ील का, अब ये ब्राज़ील का आपका मानचित्र है, ये ब्राज़ील का हो गया उत्तरी भाग, ये जो है दक्षिणी भाग है, ये पश्चिमी भाग है और ये हमारा हो गया ब्राज़ील का पूर्वी भाग। तो यहाँ पे जो ब्राज़ील का दक्षिणी भाग है, यह जो है उसकी विशेषता है कि ये उच्च भूमि से व्याप्त है, अर्थात यहाँ पे कुछ ऊंची भूमि, ऊंचाई की भूमि पाई जाती है, उसे कहते हैं उच्च भूमि, अर्थात ऊंचाई के क्षेत्र पर जो भूमि व्याप्त है। अब इस तरह से ब्राज़ील के अगर हम देखते हैं तो ब्राज़ील को 2 भागों में विभाजित किया गया उच्च भूमि को। ब्राज़ील की गुयेना उच्च भूमि, ये उत्तर भाग में है, गुयेना उच्च भूमि जिसे ढाल क्षेत्र भी कहा जाता है, ढाल का क्षेत्र, क्योंकि इसका ढाल इस तरह से है, तो इसलिए गुयेना उच्च भूमि को ढाल का क्षेत्र कहा जाता है। और दूसरा है ब्राज़ील की उच्च भूमि जो कि ढाल स्वरूप है। तो इस तरह से यहाँ पर उच्च भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। पहले में आता है गुयेना उच्च भूमि और दूसरा आता है ब्राज़ील की उच्च भूमि। तो इस तरह से अगर हम उच्च भूमि को देखते हैं तो इसका वर्णन ब्राज़ील का पठार और ब्राज़ील की उच्च भूमि या ब्राज़ील का ढाल क्षेत्र, इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है
कि ब्राज़ील की उच्च भूमि को किन किन नामों से जाना जाता है। तो ब्राज़ील की उच्च भूमि को ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ील की उच्च भूमि या ब्राज़ील का ढाल क्षेत्र, इन सभी नामों से जाना जाता है। ब्राज़ील एवं गुयाना उच्च भूमियों को मिलाकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का यह गर्भ माना जाता है, अर्थात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, क्योंकि ब्राज़ील जैसे कि आपको पता ही है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका का यह भाग माना जाता है। अर्थात जब हम गुयाना उच्च भूमि और यहाँ पे ब्राज़ील उच्च भूमि दोनों को जब मिलाते हैं तो यह हमारा जो है दक्षिणी अमेरिका का एक भाग माना जाता है और उसी को मिलाकर ब्राज़ील का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अब सर्वप्रथम हम देखेंगे, अब पहले ही मैंने कहा कि यहाँ पे दो भागों में इसे बांटा गया है, गुयाना उच्च भूमि और ब्राज़ील उच्च भूमि। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुयाना उच्च भूमि कि गुयाना उच्च भूमि क्या है। तो आप देख रहे हो यह भाग जो है उत्तर की ओर स्थित है, यह हमारा है गुयाना उच्च भूमि। तो गुयाना उच्च भूमि की विशेषता क्या है? गुयाना उच्च भूमि ब्राज़ील के उत्तरी भाग में स्थित है और गुयाना उच्च भूमि का सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचा शिखर यहाँ पर है पिको दी नेब्लिना, जिसकी ऊंचाई मैंने बताई थी आपको कि 3014 मीटर है। और यह जो है यह अब गुयाना उच्च भूमि ये जो है ब्राज़ील में आता है, किंतु इसकी जो सीमा है वो वेनेजुएला देश की सीमा पर स्थित है। तो इस तरह से ये गुयाना उच्च भूमि की व्याख्यान हो गई। तो यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखो के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि गुयाना उच्च भूमि पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि गुयाना उच्च भूमि का मुख्य भाग, ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसका मुख्य भाग जो है, प्रमुख भाग वेनेजुएला में है। वेनेजुएला इसका पड़ोसी देश है, ब्राज़ील का पड़ोसी देश है वेनेजुएला। तो इसका मुख्य भाग जो है वो वेनेजुएला द्वीप में है, वेनेजुएला देश में है। और यह उच्च भूमि पूर्व की ओर फ्रेंच गुयाना तक फैली हुई है। अब ये यहीं तक स्थित नहीं है, यह पूर्व में फ्रेंच गुयाना, मतलब जैसे हिमालय विस्तृत था वैसे ही आप देख लीजिए गुयाना उच्च भूमि की वेनेजुएला से लेकर ये जो फ्रेंच गुयाना भी ब्राज़ील का पड़ोसी देश है, अर्थात उत्तरी पड़ोसी देश है। वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सब इसके उत्तरी पड़ोसी देश है। तो जो गुयाना उच्च भूमि है यह जो है वेनेजुएला से लेकर फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है। गुयाना उच्च भूमि ब्राज़ील के उत्तर में रोरेमा, पारा, अमापा इन राज्यों में फैला है और ब्राज़ील में इस उच्च भूमि का कम ऊंचा भाग आता है, अर्थात बहुत कम भाग जो है वो ब्राज़ील के अंतर्गत आता है। लेकिन ब्राज़ील का सर्वोच्च शिखर पिको दी नेब्लिना ब्राज़ील और वेनेजुएला की सीमा पर है स्थित है और उसकी ऊंचाई है 3014 मीटर। ये जो है ये रहा पिको दी नेब्लिना जो कि वेनेजुएला और ब्राज़ील गुयाना उच्च भूमि इन दोनों के बीच में आता है, बॉर्डर पे, इन दोनों के बीच में बॉर्डर में आता है, इसलिए यहाँ पर इसका सबसे ऊंचा शिखर है पिको दी नेब्लिना। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि ब्राज़ील का सर्वोच्च शिखर कौन सा है और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ब्राज़ील का सबसे ऊंचा शिखर पिको दी नेब्लिना है जिसकी ऊंचाई 3014 मीटर है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिको दी नेब्लिना कहाँ पर स्थित है। तो ब्राज़ील का सर्वोच्च शिखर पिको दी नेब्लिना ब्राज़ील एवं वेनेजुएला की सीमा पर स्थित है। तो इस तरह से हम गुयाना उच्च भूमि के बारे में आपको टिप्पणी लिखो के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक वाक्य के लिए पूछे जा सकते हैं, रिक्त स्थान के लिए पूछे जा सकते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुयाना उच्च भूमि का मुख्य भाग कहाँ स्थित है।
तो गुयेना उच्चभूमि का मुख्य भाग वेनेजुएला में स्थित है। उसका जो मुख्य भाग पाया जाता है वो वेनेजुएला में ही है। अब हम अगला देखेंगे ब्राजील की उच्चभूमि। अभी मानचित्र में अगर आप देखते हो तो यह है आपका ब्राजील की उच्चभूमि। तो ब्राजील की उच्चभूमि दक्षिण और पूर्व की ओर के भाग की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है। ये जो ब्राजील की उच्चभूमि देख रहे हो, जो कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर ब्राजील के दक्षिण भाग में स्थित है, दक्षिण और पूर्व में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है 1000 मीटर से भी अधिक है। किंतु अन्य भागों में अगर देखा जाए तो इसकी ऊंचाई 500 से लेकर 1000 के बीच में है। उच्चभूमि की ऊंचाई उत्तर की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है, जैसे जैसे ब्राजील की उच्चभूमि उत्तर की ओर जाती है। अब ये ब्राजील की उच्चभूमि का उत्तर की ओर का भाग हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। तो जैसे जैसे ब्राजील की उच्चभूमि उत्तर की ओर का भाग जाता है, वैसे वैसे इसकी ऊंचाई कम होती जाती है, अर्थात 500 से 1000 के बीच में ही रहती है। और इस दिशा की ओर का ढाल जो है कुछ ज़्यादा तीव्र नहीं होता है। और इस ढलान से बहने वाली अमेज़न की सहायक नदियों द्वारा कई झरने और जलप्रपात बनाए गए हैं। यहाँ पे जो अमेज़न नदी की सहायक नदियाँ हैं, जैसे जिंकू नदी हो गई, पुरुष नदी हो गई, तो ये सब जो नदियाँ हैं, या साओ फ्रांसिस्को नदी हो गई, जो कि अमेज़न नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो इनके कारण कई सारे बड़े बड़े जलप्रपात बनाए गए। जो पानी का बड़ा भाग होता है जिस उसे जलप्रपात कहते हैं। तो इनकी सहायक नदियों के द्वारा ब्राज़ील की उच्चभूमि में कई सारे बड़े बड़े जलप्रपात और झरनों का निर्माण हुआ है। उत्तर की ओर ढलान कुछ तीव्र नहीं होती है। यहाँ पर उत्तर की ओर ढलान कुछ तीव्र होगी पर अचानक नहीं, अर्थात थोड़ी सी तीव्र होती है, लेकिन यह कहेगी जैसे आपने पानी डाला और तुरंत वह जो है नीचे बह गया, तो उतनी तीव्र गति से नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है। और अनेक नदियाँ उच्च भूमि के उत्तर भाग में प्रारंभ होती हैं। यहाँ पर कई सारी नदियों का उद्गम जो है वह उत्तर के भाग से, ये उत्तर का है भाग है, तो ब्राज़ील के उच्च भूमि के उत्तरी भाग से कई सारी नदियों का उद्गम हुआ है। और अनेक नदियाँ उच्च भूमि के उत्तर भाग से प्रारंभ होती हैं और अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती हैं। अब ब्राज़ील में एक ही आपको महासागर दिखाई देता है, अटलांटिक महासागर। तो सारी नदियाँ, जो भी नदियाँ हैं, चाहे जिंकू नदी हो गई, चाहे पुरुष नदी हो गई, साओ फ्रांसिस्को नदी हो गई, सारी नदियाँ यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में आकर मिल जाती हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न हमारा बनता है कि उच्च भूमि की अनेक नदियाँ किस महासागर में मिलती हैं? तो उच्च भूमि की अनेक नदियाँ अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। ब्राज़ील उच्च भूमि की ऊंचाई कितनी है? ब्राज़ील उच्च भूमि की ऊंचाई लगभग 1000 मीटर से अधिक है। अब तो ये तो उत्तर की बात रही। अब उच्च भूमि के अगर दक्षिणी ढलान में हम देखते हैं, तो उच्च भूमि के दक्षिणी ढलान में पैराग्वे, पराना, उरुग्वे आदि नदियों का उद्गम हुआ है। ये उच्च भूमि है, ये उच्च भूमि का दक्षिणी ढलान है, जहाँ पर पैराग्वे नदी, पराना नदी, उरुग्वे नदी, इन नदियों का उद्गम जो है ये दक्षिणी भाग में हुआ है। और उत्तरी भाग में हम देखते हैं जिंगू नदी, पुरुष नदी, साओ फ्रांसिस्को नदी, इन नदियों का उद्गम हुआ है। और ये दक्षिणी भाग में जो नदियां हैं, और ये आगे चलकर ये सभी नदियां अर्जेंटीना, ये सारी नदियां जो है अर्जेंटीना की ओर बहती हैं। और उच्च भूमि की पूर्व की ओर की ढलान अधिक तीव्र होती है और यह कगार की तरह दिखाई देता है। ये सारी की सारी नदियां जो हैं ये आकर यहाँ पर पराना नदी हो गई, या पराग्वे नदी हो गई, या उरुग्वे नदी हो गई, ये सारी नदियां अर्जेंटीना देश से, ब्राज़ील की अर्जेंटीना से देश से होते हुए यहाँ पर आकर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में
मिल जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ब्राज़ील की उच्च भूमि का हमने पहला भाग देखा। इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखो के लिए पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील की उच्च भूमि की विशेषता बताइए। तो ब्राज़ील की उच्च भूमि यह जो है दो भागों में विभाजित की गई है, गुयेना उच्च भूमि और ब्राज़ील की उच्च भूमि, जिसकी विशेषता क्या है कि ब्राज़ील के उच्च भूमि, गुयेना उच्च भूमि जो है ब्राज़ील के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ का सर्वोच्च शिखर पिको दी नेब्लिना है, जो कि ब्राज़ील और वेनेजुएला देशों की सीमा पर स्थित है। दूसरा आपको बताना है ब्राज़ील की उच्च भूमि। तो यहाँ पर ब्राज़ील के दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग में स्थित भाग जो है वह ब्राज़ील की उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तरी ढाल, इसे भी दो भागों में बांटा गया, उत्तरी ढाल और दक्षिणी ढाल। तो यहाँ पर उत्तरी ढाल जो है, ढाल से होकर बहने वाली अमेज़न नदी की अनेक सहायक नदियां हैं, जैसे जिंगू नदी, पुरुष नदी, सैन फ्रांसिस्को नदी, ये सारी नदियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसकी विशेषता है कि नदियों के कई झरने और जलप्रपात का निर्माण किया है। दूसरा है अटलांटिक दक्षिणी ढाल की नदियाँ। तो दक्षिणी ढाल में यहाँ पर पराग्वे, पराना, उरुग्वे आदि नदियों का उद्गम हुआ है और ये सारी नदियाँ जाकर अर्जेंटीना देश की ओर बहती हुई दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिल जाती हैं। तो इस तरह से इसकी विशेषता आपको बतानी है, टिप्पणी में आपको लिखना है।